नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि में अपन क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि टॉपिक में अपन देख रहे थे बुद्धि का अध्ययन, या फिर अपन कहें कि बुद्धि का मापन करने में असंदिग्धता रहती है, यानी कोई भी संदिग्ध स्थिति नहीं रहती, या अपन यूं भी कह सकते हैं कि बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन अपन कर रहे थे। बुद्धि का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इस संदर्भ में यदि अपन आगे और बात करें तो देखिए, यहां तक कि छात्रवृत्ति जो दी जाती है ना, स्कॉलरशिप, उनके निर्धारण के लिए भी बुद्धि का मापन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए उनकी परसेंटेज के बेस पर छात्रवृत्तियां निर्धारित कर दी जाती है। तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि बुद्धि का मापन वहां भी आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अपन बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे थे और बुद्धि में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि के मापन की प्रमुख आवश्यकता या विशेषताएं। इसमें अपन कह सकते हैं कि भाई छात्रवृत्ति के निर्धारण हेतु भी बुद्धि का अध्ययन आवश्यक है। छात्रवृत्तियों का निर्धारण जब किया जाता है तो उसके लिए भी बुद्धि का मापन एवं बुद्धि का परीक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहां तक कि अपन यूं कह सकते हैं कि छात्रवृत्तियों का जो निर्धारण किया जाता है वो भी बुद्धि मापन के आधार पर ही किया जाता है, अर्थात तो उसका आधार क्या होता है? बुद्धि का मापन होता है। देखिए, बुद्धि परीक्षाओं का जो या परीक्षण जो किए जाते हैं, परीक्षाओं का जो कार्य किया जाता है, वो शोध कार्य में भी अत्यंत सहायक होता है। क्योंकि अपन किसी भी बच्चे की बुद्धि का पता लगा लेते हैं कि उसकी किस प्रकार की बुद्धि है, तो उसको शोध कार्य हेतु भी लगाया जा सकता है। तो अपन यहाँ पर ये चीज भी कह सकते हैं कि भाई बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग शोध कार्यों में भी उपयोगी है। तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किस में भी अपन मान सकते हैं? शोध कार्यों में भी मान सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि जो भी असामान्य बालक होते हैं, असामान्य का मतलब जो सामान्य बालक की तरह नहीं होते। अब असामान्य बालक में ये नहीं कह सकते कि जो पिछड़े बालक हो वो ही आएंगे, जो अति प्रतिभाशाली बालक होंगे वो भी असामान्य बालक ही होंगे। सामान्य बालक सामान्य बुद्धि वाला होता है, उससे अगर अधिक बुद्धि वाला है तो वो असामान्य है, यदि वो उससे कम है तो भी वो असामान्य है। यदि कोई बाल अपराधी है तो वो भी असामान्य, कोई सृजनशील बालक है तो वो भी असामान्य बालक माना जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो असामान्य बालक है उनका व्यक्तिक अध्ययन यदि अपन करना चाहते हैं, उनका व्यक्तिक रूप से यदि मापन करना चाहते हैं, तब भी बुद्धि का मापन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि असामान्य बालकों के व्यक्तिक अध्ययन हेतु भी बुद्धि का मापन आवश्यक है। तो असामान्य बालकों का भी व्यक्तिगत रूप से यदि अपन अध्ययन करना चाहते हैं तो भी बुद्धि का मापन आवश्यक हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन कुछ चीजों का अध्ययन इसमें और करेंगे। देखिए, बुद्धि में अपन मापन और मूल्यांकन दोनों को ही शामिल करते हैं। अब हमारा मापन
हम यदि कक्ष में शिक्षण के दौरान भी कोई मापन करते हैं, कोई मूल्यांकन करते हैं, तो वो हमारा किया गया मूल्यांकन वैध है या नहीं है, इसकी जांच या परख भी किसके माध्यम से की जा सकती है? बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से की जा सकती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि मूल्यांकन की वैधता की जांच भी बुद्धि परीक्षणों द्वारा संभव है। तो मूल्यांकन की वैधता की यदि जांच करनी है तो भी हमारा बुद्धि परीक्षण हमें आवश्यक रूप से करना होगा। इसके साथ साथ यदि अपन कहें कि आजकल जैसे विद्यालय में प्रवेश करवाया जाता है, एडमिशन होते हैं, क्लास में एडमिशन होते हैं, बैचेस बनते हैं, सेक्शन जिसे अपन कहते हैं कि सेक्शन बनते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, तो वो किस आधार पर बनते हैं? वो भी बुद्धि मापन के आधार पर बनते हैं। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा, जो बड़ी संस्थाएं होती है, जो अच्छी संस्थाएं होती है, वहां पर बच्चों का ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के दौरान उन्हें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके माध्यम से जो सामने बैठने वाला बैच है वो उनकी बुद्धि का परीक्षण करता है, फिर बच्चों के एडमिशन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में तो बुद्धि परीक्षणों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है, उनका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कक्षा में प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश, दोनों के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक हो गया है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि वर्तमान में विद्यालय में प्रवेश कक्षा में भी जो सेक्शन बनते हैं ना, तो उनमें भी इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण किया जाता है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, सी सेक्शन, इस प्रकार से सेक्शन बांटे जाते हैं। बच्चों की होड़ लगी रहती है कि जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसका सेक्शन बदल जाएगा। यानी एक बच्चा है, वो पहले तो अच्छे से पढ़ता नहीं था, उसके बाद उसने बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसका सेक्शन आगे आ जाएगा। यानी वो यदि सी में है तो बी में आ जाएगा, बी से वो ए में भी आ सकता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में विद्यालय में प्रवेश, कक्षा में प्रवेश हेतु भी बुद्धि परीक्षणों का महत्व होता है। तो इस प्रकार से तो यहां पर वर्तमान में विद्यालय में प्रवेश हो चाहे कक्षा में प्रवेश हो, बुद्धि परीक्षणों का विशेष महत्व रहता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे इसमें और कौन सी चीजें देखी जा सकती है। देखिए, विद्यालय में जो भी शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाती है, शैक्षणिक गतिविधियों का मतलब है कि शिक्षण के दौरान या एक सेशन के दौरान, एक सत्र के दौरान कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो उस प्रतियोगिता में ऐसे नहीं होता कि हर कोई बच्चा हिस्सा ले सकता है। पहली बात तो बच्चे हिस्सा लेते भी नहीं है, प्रत्येक बालक हिस्सा लेता भी नहीं है। सब अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। फिर भी जब अपन उनको उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तब भी अपन बुद्धि के आधार पर, अरे तुम में सिंगिंग की बड़ी योग्यता है, तुम्हें सिंगिंग करना बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम उस कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो। तो इस प्रकार से, और कोई भी यदि गेम में बहुत अच्छा है,
फिजिकली वो स्ट्रोंग है, तो अपन उसको उसी प्रकार से गाइड करते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो शैक्षिक गतिविधियां होती है उसमें भी प्रवेश करवाने के लिए या शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु प्रेरित करने के लिए भी बुद्धि परीक्षणों का महत्व माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु प्रेरित करने के लिए भी बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो ये है शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेने हेतु प्रेरित करने के लिए भी बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे थे आवश्यकताएं, महत्व, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर अपन इतने टाइम से बुद्धि को पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि है क्या? तो बुद्धि है क्या है? हमारी मानसिक योग्यता है, हमारी मानसिक क्षमता है। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि जब अपन बुद्धि का मापन करते हैं तो हम हमारी मानसिक योग्यता एवं मानसिक क्षमता का ही मापन करते हैं। और हम चाहे बुद्धि का अध्ययन कर लें, चाहे बुद्धि के मापन का अध्ययन करें, तो उसको 3 भागों में बांटकर अपन पढ़ते हैं। एक तो बीने से पूर्व का काल, एक बीने का काल और एक बीने के बाद का काल। क्यों? क्योंकि बीने का योगदान बुद्धि मापन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और सबसे पहला भी अपनों ने मापन परीक्षण देखा था, कौन सा था? बीने साइमन परीक्षण। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बीने का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। तो अपन 3 भागों में इसको देख लेते हैं। तो आपसे कोई भी यूं पूछ ले कि भाई जो बुद्धि परीक्षण है उनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। सबसे पहले तो अपन देखते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता है। बुद्धि मानसिक योग्यता है। और ये जो मानसिक योग्यता है, इस योग्यता या क्षमता, ये तो क्या होगी? बुद्धि। और इसका मापन क्या कहलाएगा? बुद्धि का मापन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन बुद्धि मापन को समझ सकते हैं। इसमें यदि अपन काल से संबंधित देखें तो देखिए 3 कालों में इसको बांटा जाता है। एक तो प्रारंभिक काल, एक मध्यकाल और एक उत्तर काल। समय की दृष्टि से या बुद्धि परीक्षणों के संबंध में यदि अपन देखें तो इस प्रकार से बांटा जाता है। ये जो उत्तर काल है इसको आधुनिक काल भी कहते हैं, आधुनिक काल। हम इसमें प्रारंभिक काल की बात करें तो बीने से पूर्व का काल, मध्यकाल बीने का काल हो जाएगा और उत्तर काल या आधुनिक काल बीने के बाद का काल होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपको मैं बता देती हूं कि जो अपन पढ़ते हैं बुद्धि में,
सामान्यतः ये ही पढ़ते हैं, मध्यकाल को पढ़ते हैं, जो बीने का काल है माना जाता है। क्योंकि बीने ही बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं। देखिए, आधुनिक काल की एक विशिष्ट बात थी, वो अपन देख लेते हैं। आधुनिक काल में क्या हो गया कि क्या किया गया था, बुद्धि लब्धि को महत्वपूर्ण माना गया था। वह बुद्धि लब्धि का परीक्षण भी किया जाना शुरू हो गया था। तो आधुनिक काल में अपन समझ सकते हैं, जो आधुनिक काल था या जो उत्तर काल था, इसमें क्या हुआ, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था। यदि जिसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल 40 से ऊपर है तो वह प्रखर बुद्धि माना जाता है, ठीक है, या फिर अपन यूं कहें कि प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल में एक नया परिवर्तन था। और मैंने आपको कहा कि मध्यकाल को अपन पढ़ते हैं, तो मध्यकाल में बीने के परीक्षण से लेकर सारे के सारे बुद्धि मापन के जो परीक्षण हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो अपन उनको भी देखेंगे। पहले शॉर्ट रूप में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, नाम वगैरह की चर्चा अपन कर चुके हैं। अपने को बस बुद्धि मापन के जो प्रमुख सिद्धांत है उनको देखना है, जिसमें भी कुछ जैसे बीने साइमन परीक्षण, बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण, ये सारे के सारे शॉर्ट एंड स्वीट तो देख चुके हैं, इनका थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन और कर लेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में जो बुद्धि लब्धि है उसके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का मापन किया गया। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था, ये अपन देख ही चुके हैं, MA/CA × 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और × 100। इस प्रकार से अपन इसका सूत्र बनाते हैं। बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, मानसिक आयु यानी MA बटे वास्तविक आयु यानी CA × 100। इस प्रकार से बुद्धि का मापन के बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद बुद्धि मापन कर लिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर यदि अपन बात करें कि बुद्धि लब्धि को कौन लेकर आया था, तो टर्मेन लेकर आया था। टर्मेन कहाँ के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे मानसिक आयु की। या अपन इस आधार पर एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया था, टर्मेन ने दिया था। और टर्मेन ने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकार का परिवर्तन करवाया था। देखिए, अपन बात कर रहे हैं कि जो MA/CA है × 100 है, वो किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। एक बार किसी भी एक बालक को लेकर उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर उसका पता लगाना होता है कि उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार से है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि एक बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है, जबकि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि कितनी होगी,
यहां पर अपन बात करते हैं मानसिक आयु की। मानसिक आयु यानी MA कितनी है? मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है। और वास्तविक आयु यानी CA ये कितनी है? CA है इसकी 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसकी बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे? अपनों ने देखा था कि मानसिक आयु यानी 8 बटे वास्तविक आयु इंटू 10 बटे 10 इंटू 100। तो यहां पर ये कट गया, 8 दाए 80, यानी उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि उसकी मानी जाएगी 80। और 80 से 90 तक यानी 89 तक, 80 से 89 तक जो बुद्धि लब्धि होती है वो अल्प में ही मानी जाती है। अल्प और सामान्य बुद्धि के नजदीक पड़ती है, सीमा में पड़ती है, इसलिए इसको सीमावर्ती या अल्प बुद्धि कहा जाता है। देखिए ये तो हो गई बुद्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। यहां पर अपन एक चीज ये भी देख सकते हैं, देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, जबकि मानसिक रूप से कितने वर्ष का? 8 वर्ष का, तो वो पीछे तो है। ये तो अपने को देखते ही पता चल गया। बस अपने को बुद्धि लब्धि निकालनी है। बुद्धि लब्धि अपन ये इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे और उसके बाद अपने पास एक टेबल होती है जिसके आधार पर अपन निश्चित कर लेते हैं कि इतनी बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है वो इस प्रकार का माना जाएगा। कौन सी टेबल है, किस किस प्रकार से कितनी बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस प्रकार का माना जाएगा, ये अपन अब देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 वर्ष वास्तविक आयु वाले बालक की यदि 10 वर्ष ही मानसिक आयु होती तो शायद वो औसत में चला जाता, परंतु 10 वाले की 8 मानसिक आयु है, तो इसलिए वो पीछे आ गया, वो कम में है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन वो सारणी देख लेते हैं जिसके माध्यम से अपन पता लगा सकें कि भाई किस IQ लेवल वाले बालक को किस भाग में बांटा जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, पूछे जा चुके हैं। रीट की एग्जाम में तो इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादा आएंगे, क्योंकि रीट की एग्जाम में थिंकिंग लेवल वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इसलिए अपन मान लेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्नों की संभावना ज्यादा रहेगी। अब अपन देखते हैं IQ लेवल के आधार पर। ये तो हो गई बुद्धि लब्धि, और उसके बाद बुद्धिमापन। बुद्धिमापन का मतलब बालक किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का बालक होगा। इसमें अपन नीचे से टेबल लेते हैं। 25 से कम, यानी अगर 25 IQ लेवल से कम है तो वह हमेशा ही क्या माना जाएगा? जड़ बुद्धि बालक माना जाएगा। जड़ का मतलब क्या होता है? जिसमें बुद्धि नहीं होती। जड़ होती है वो स्थायी होती है, या फिर अपन कहीं निर्जीव होती है, तो जड़ में कोई संवेदना नहीं होती। उसी प्रकार से जो 25 से कम IQ लेवल वाले होते हैं वो कुछ भी करने के लिए लायक नहीं होते, यानी बौद्धिक कार्य क्षमता उनमें होती ही नहीं है, तो उनको इसलिए क्या कह दिया जाता है? जड़ बुद्धि कह दिया जाता है। अब यदि अपन बात करें 25 के बाद की, तो 25 तक तो हो गई है। अब अपन 25 से बात करें 49 तक की, यानी वैसे तो 50 तक चला जाता है, परंतु ये जो वर्गीकरण है इसमें जो सर्वमान्य वर्गीकरण है इसमें 25 से 49 तक को ही शामिल किया गया है। ये कौन सा होता है? ये मूढ़ बुद्धि होता है। मूढ़ को सामान्यतः अपन मूर्ख के नजदीक मानते हैं, मूर्ख तो नहीं परंतु मूर्ख के नजदीक मानते हैं। तो यहां पर ये कौन सी मानी जाएगी? ये मूढ़ बुद्धि मानी जाएगी। ठीक है, तो 25 से कम बिल्कुल जड़ हो गई और 25 से 50 मूढ़ हो गई। अब अपन बात करते हैं, देखिए 49 तक आ गया तो 49 से आगे ले लो। 49 के बाद क्या आता है? 50 आता है।
50 के बाद अपन बात करते हैं 69 की, यानी 50 से 70 आना चाहिए, परंतु अपनों ने क्या लिया है, 69 तक लिया है, 69 तक लिया है। और 69 आईक्यू लेवल वाला, यानी 50 से 69 तक किसी की भी आईक्यू लेवल है, वह सदैव मूर्ख बुद्धि व्यक्तित्व माना जाएगा। वो कैसा माना जाएगा, मूर्ख व्यक्ति माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें 69 के बाद क्या आ गया, 70 आ गया। अब 70 से अपन बात करें 79 की, 70 से 79 की, 70 से 79 का जो बुद्धि औसत माना जाता है, बुद्धि लब्धि मानी जाती है, वो औसत से कम कहलाती है। औसत से कम कहलाती है। तो औसत से कम बुद्धि लब्धि जिसमें मानी जाएगी वो होगा 70 से 79। अब 70 से 79 आ गया तो जाहिर सी बात है कि 80 आ जाएगा, और 80 आ जाएगा, 80 यहां से शुरू होगा, और 80 से अपन कहां तक ले ले, 89 तक ले ले, फिर 9 को शामिल कर लिया गया। अब 80 से 89 तक का जो बालक होगा वो सीमावर्ती कहलाएगा, सीमावर्ती, या फिर वो अल्प बुद्धि कहलाएगा, अल्प बुद्धि कहलाएगा। तो सीमावर्ती एवं अल्प बुद्धि इसे कहा जा सकता है। और अभी अपनों ने जो प्रश्न देखा था वो 80 वाले का देखा था, तो 80 वाले को क्या कहा, सीमावर्ती। सीमावर्ती क्यों कहा, क्योंकि ये औसत के निकट सीमा में स्थित है, इसलिए इसको सीमावर्ती कह दिया जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें 89 तक अपने पास आएगी टेबल, और 89 के बाद अपन कहां से शुरू करेंगे, 90 से शुरू करेंगे, और 90 से कहां तक जाएगा, 109। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, 90 से 109। तो 90 से 109 आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति जो है, जो बालक जो है, वो औसत बुद्धि कहलाएगा, यानी वो एक सामान्य बालक है। 80 से 109 सॉरी 90 से 109 तक आईक्यू लेवल वाला बालक बिल्कुल सामान्य बालक है माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें औसत बुद्धि मानी जाती है। अब 109 तक आ गया तो अपन यहां पर शुरू कहां से करेंगे, 110 तक, 110 से, और 110 से अपन बात करेंगे 119 तक। तो ये जहां पर औसत से कम था, तो ये कहां आ जाएगा, औसत से अधिक में आ जाएगा, क्योंकि ये ठीक औसत के पास है। 109 में है, 110 से शुरू हुआ और 119 तक चला गया, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो 119 के बाद क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 से अपन कहां तक देखें, 129 तक देखें। तो 120 से 29 आईक्यू लेवल वाला, देखिए सामान्य से तो 2 चरण आगे गया, सामान्य से 2 चरण आगे गया, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि कह सकते हैं। तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये औसत से काफी अधिक हो गया, तो इसकी बुद्धि तीव्र मानी जा सकती है। उसके बाद यदि अपन बात करें, देखिए 129 तक आ गया, तो 130 से शुरू कर लेते हैं। 130 से कहां से तक आएगा, 30 के बाद 40 ही आता है, तो जाहिर सी बात है अपन 9 तक ले लेंगे। 130 से 39, 130 से 39 वाले कैसे माने जाएंगे, प्रखर बुद्धि माने जाएंगे, ठीक है, प्रखर बुद्धि माने जाएंगे। और इसके साथ साथ इनको अति श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहा जाएगा, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्तित्व इनको कहा जाएगा। उसके बाद देखिए 139 तक आ चुका। अब अपन बात करते हैं 140 से, तो 140 से ऊपर वाले व्यक्ति आ जाते हैं, और 140 से ऊपर आईक्यू लेवल वाले जो बालक माने जाएंगे वो प्रतिभाशाली बालक माने जाएंगे। तो ये है हमारी टेबल। इस प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए प्रश्न दोनों तरीके से आते हैं। अभी अपनों ने जो पढ़ा था उस प्रकार से भी आ सकते हैं कि एक जो बालक है उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है,
परंतु मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ साथ प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है कि भाई एक जो बालक है उसमें 85 बुद्धि लब्धि है, तो वो किस वर्ग में आएगा। तो 80 से 109 अपनों ने किस में शामिल किया है, 80 से 90 या 89 तक अपनों ने अल्प बुद्धि में शामिल किया है, तो वो अल्प बुद्धि का हो जाएगा। उसी प्रकार से यूं कह दिया जाए कि एक बालक का आईक्यू लेवल 100 है, तो वो किस में जाएगा, तो वो औसत बुद्धि में जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को दोनों प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने क्या देखा है कि 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 औसत से कम, 80 से 89 अल्प बुद्धि या सीमावर्ती बुद्धि वाला माना जाएगा, जबकि 90 से 109 औसत बुद्धि और 110 से 119 औसत से अधिक बुद्धि। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 120 से 29 तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि, 130 से 139 प्रखर या अति श्रेष्ठ बुद्धि, 140 से ऊपर कौन सा माना जाएगा, प्रतिभाशाली बुद्धि माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन 1-2 प्रश्नों की बातें और कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। देखिए, दो प्रश्न आपके सामने हैं, उनको ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है? एक प्रश्न तो है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 95 है, बताइए वह किस प्रकार का बालक होगा। अब आपके सामने विकल्प है, औसत बुद्धि, दूसरा विकल्प है औसत से अधिक, तीसरा विकल्प है औसत से कम और चौथा विकल्प है मूढ़ बुद्धि। ये लीजिए, ये प्रश्न है, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। एक बालक की बुद्धि लब्धि 95 है, बताइए वह किस प्रकार का बालक होगा। औसत बुद्धि बालक होगा, औसत से अधिक होगा, औसत से कम होगा या मूढ़ बुद्धि बालक होगा। 95 वाला किस में जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, 95 वाला बालक किस प्रकार में जाएगा। तो देखिए, अपनों ने देखा कि 90 से 109, 90 से 109 वाले सभी के सभी सामान्य या औसत बुद्धि में जा रहे हैं, औसत बुद्धि में जा रहे हैं, तो इसलिए इनको औसत बुद्धि बालक माना जाएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न अपन और देख लेते हैं, ताकि यहाँ पर अपने बुद्धि से संबंधित आने वाले प्रश्न सभी क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यदि अपन देखें तो देखिए, एक बालक की
मानसिक आयु 12 वर्ष है, जबकि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो बालक की बुद्धि लब्धि होगी। तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? विकल्प है आपके सामने, देखिए। विकल्प है आपके सामने 100, दूसरा 120, तीसरा 90, चौथा 140। इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को हल अपन कैसे करेंगे? MA बटे क्या होगा? CA इंटू 100, ऐसे होगा। तो MA यानी मानसिक आयु, तो एक बालक की मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। 12 हो गया, बटे CA यानी वास्तविक आयु, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष, इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहां से ये कट गया और ये कितना हो गया? 120, यानी 120 IQ लेवल वाला बालक यह है माना जाएगा। और ये प्रश्न ऐसा का ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर इस बालक की IQ लेवल मानी जाएगी कितनी? 120। अब 120 IQ लेवल वाला बालक है, वो किस प्रकार के बुद्धि में जाएगा या किस प्रकार का बालक माना जाएगा? तो वो तीव्र बुद्धि बालक माना जाएगा। ये अपन ने सारणी में देख चुके हैं कि वो तीव्र बुद्धि वाला, और तीव्र यदि विकल्प में नहीं हो तो श्रेष्ठ विकल्प में आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि बालक यह माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उम्र तो उसकी 10 ही वर्ष है, जबकि काम वो कर सकता है जो 12 वर्ष के बालक करता है। तो इस प्रकार से ये औसत से अधिक हो गया, और अधिक में भी किस में चला गया? तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि में चला गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर अपनों ने बात की आज की क्लास में बुद्धि से संबंधित सामान्य बातें देखी। इसके साथ साथ बुद्धि के परीक्षण जो होते हैं, बुद्धि के जो मापन होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, उस पॉइंट को भी अपनों ने क्लियर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना अपनों ने पढ़ा वो तो समझ में आया होगा। अब अपन आगे जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो रहेगा अपना बुद्धि मापन के सिद्धांत या बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत। जो बुद्धि परीक्षण के जो सिद्धांत है, बुद्धि मापन के जो सिद्धांत, उनको अपन किस प्रकार से देख सकते हैं? तो देखिए, बुद्धि मापन के सिद्धांत। बुद्धि मापन के सिद्धांतों में सबसे पहले तो अपन देखते हैं बुद्धि मापन के सिद्धांतों के जनक। तो सिद्धांतों के जनक कौन थे भाई? हम जानते हैं कि बुद्धि मापन के सिद्धांतों के जनक माने गए हैं बीने, और बीने से ही बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत हुई थी। तो अपन यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो कौन लेकर आया था? बीने लेकर आया था। तो यहाँ पर पहला जो परीक्षण अपन पढ़ेंगे वो बीने साइमन परीक्षण ही पढ़ेंगे। बीने साइमन परीक्षण कब आया था? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, पीछे जाइए, क्योंकि अपन यहाँ पर चीजें पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर यदि अपन प्रतिपादकों की बात करें, प्रतिपादक, तो प्रतिपादक तो बीने थे, परंतु सहयोग किसका था? साइमन का था। ये किस धरती पर प्रयोग किया गया था? ये फ्रांस की धरती पर प्रयोग था। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि प्रतिपादक तो थे बीने, बीने का पूरा नाम अल्फ्रेड बीने, और यदि अपन बात करें साइमन के पूरा नाम का,
तो साइमन का पूरा नाम है थियोडर साइमन। उसके बाद यदि अपन बात करें कि ये परीक्षण कब आया, ये तो हो गया अल्फ्रेड बीने। कभी कभार पूरा नाम से नहीं होता तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये है थियोडर साइमन। समय यदि देखें, ये प्रतिपादक थे तो ये प्रतिपादन हो गया कब, 1905 ईस्वी में। और यदि अपन बात करें इसमें संशोधन की, तो संशोधन इसमें कहां कब होता है, 1908 ईस्वी में होता है और 1911 ईस्वी में होता है। दो संशोधन इसमें हुए थे, 1908 और 1911 में 2 संशोधन हुए थे। देखिए यह परीक्षण किस भाषा में बनाया गया था, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये फ्रांस की धरती पर यानी ये फ्रेंच में बनाया गया था। तो इसकी भाषा परीक्षण की कौन सी थी, फ्रेंच थी। ये किस आयु वर्ग के लिए बनाया गया था, आयु वर्ग की यदि अपन बात करें तो हमें पता है, हम जानते हैं क्योंकि अपन देख चुके हैं, 3 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये उपयोगी परीक्षण था या उपयोगी परीक्षण माना जाता है, 3 से 15 वर्ष की आयु। यदि अपन बात करें प्रश्न संख्या की, तो देखिए इस परीक्षण की जो प्रश्न संख्या थी, प्रश्न संख्या वो थी 30 प्रश्नों की संख्या इसमें 30 रखी गई थी। और यह जो परीक्षण है उसकी प्रकृति कैसी थी, किस प्रकार का परीक्षण ये माना जाता है। या प्रकृति का मतलब होता है कि ये शाब्दिक था, अशाब्दिक था, व्यक्तिगत था, सामूहिक था। तो इसमें यदि अपन बात करें तो देखिए ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है, इसे व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। तो यहां पर अपनों ने देखा कि भाई ये परीक्षण कौन सा है, बीने साइमन परीक्षण है। कौन लेकर आया, अल्फ्रेड बीने लेकर आया था। किसके सहयोग से लेकर आया, थियोडर साइमन के सहयोग से लेकर आया। कब लेकर आया, 1905 में लेकर आया। संशोधन कब कब हुआ, 1908 और 1911 में हुआ। 1908 और 1911 में हुआ। इसकी भाषा कौन सी थी, फ्रेंच थी। और आयु वर्ग 3 से 15 को शामिल किया गया था। और कुल प्रश्नों की संख्या की यदि बात करें तो 30 प्रश्न इसमें रखे गए थे। ये एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था। व्यक्तिगत का मतलब एक ही व्यक्ति का एक समय परीक्षण किया जा सकता था। और वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक परीक्षण जो थे वो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए थे, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं थे। अनपढ़ लोगों के लिए अशाब्दिक परीक्षण थे, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो। तो वो सारे के सारे तो अनपढ़ लोगों के लिए माने जाएंगे। और शाब्दिक परीक्षण वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, साक्षर लोगों के लिए। अब चाहे वो लोग वो परीक्षण चाहे व्यक्तिगत तैयार किया जाए चाहे सामूहिक तैयार किया जाए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर ये बीने साइमन परीक्षण है वो पूरा का पूरा आ चुका है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए कौन से परीक्षण की अपन बात करते हैं, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण की। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण की यदि अपन बात करें तो देखिए इसको स्टैनफोर्ड इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सृजित हुआ था। बीने नाम क्यों आया, स्टैनफोर्ड तो विश्वविद्यालय का नाम आ गया, बीने क्यों आया, क्योंकि ये बीने का ही संशोधन था। 1916 में प्रस्तुत किया गया था। बीने का ही संशोधित रूप था। बीने साइमन जो परीक्षण है उसी का संशोधित रूप था। देखिए बीने साइमन परीक्षण का जो संशोधन हुआ उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसमें सबसे पहले जो चीज आई
वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण की आई और व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण ही ये रहा था। थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन हुए थे। कौन सा परिवर्तन हुआ था? सबसे पहले तो उसमें मानसिक आयु शब्द को जोड़ा गया था। मानसिक आयु का मतलब जो हमारी मानसिक आयु होती है, यानी हमारे मानसिक विकास की जो आयु होती है। अभी अपनों ने देखा कि कुछ बालक है वो वास्तविक आयु के अनुसार मानसिक आयु का विकास नहीं करते, तो इसलिए मानसिक आयु का जो विचार है वो भी आया था पहले संशोधन में। उसके बाद उसका जो संशोधन है वो टर्मन ने किया तो उन्होंने पूरी रूपरेखाएं बदल दी थी, यहाँ तक कि इसके प्रश्नों की संख्या भी बदल दी थी। इसकी प्रश्न संख्या पहले दूसरे संशोधन में, जब अपन 11 में पढ़ रहे हैं ना, 8 में संशोधन हुआ तब मानसिक आयु आया, उसके बाद 11 में संशोधन हुआ तब उसके प्रश्नों की संख्या बढ़ी थी। तो इस प्रकार से बाद में आगे जाकर फिर क्या हुआ कि इसमें प्रश्नों की संख्या कम की गई थी और इस प्रकार से इसमें संशोधन किया गया था। और बाद में जो 16 में संशोधन हुआ था उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं? उसे ही अपन जानते हैं स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अब अपन बात करते हैं स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो देखिए इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक की बात करें तो टर्मन थे। मैं आपको बता चुकी हूं, टर्मन को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप से भी लिख सकते हैं, इस रूप से भी इनका नाम आता है। तो इस प्रकार से टर्मन इसके प्रतिपादक संयोजक माने जाते हैं। ये परीक्षण कितनी उम्र के लिए था? 2 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये परीक्षण था। 2 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए यह परीक्षण माना गया था। देखिए यह जो था एक बुद्धि परीक्षण था और इसमें अपन ने अभी देखा कि भी टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द को शामिल किया था, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि इसके बाद, इस परीक्षण के बाद बुद्धि लब्धि पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया गया। पहले अपनों ने जो पढ़ा था बीने साइमन परीक्षण और उसके जो 2 संशोधन पढ़े थे, उन 2 संशोधनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन थे आप कल, आज है वो उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अपन कल मिलते हैं और कल अपन इसी परीक्षण को, जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है, उसको और अधिक अच्छे से देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।